नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट ज़िंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी एक डॉक्टर ऐसा भी। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं एक डॉक्टर ऐसा भी। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने की सूचना बार बार दी जा रही थी। यात्रीगण अपने अपने सामान के साथ सावधान हो रहे थे। राजू भी जल्दी में एक्सीलेटर से नीचे उतर रहा था। हाँ हाँ कुली, यहीं यहीं पर सामान उतारो। कुली ने सामान उतारा और पैसे लेकर चला गया। फिर राजू ने अपने बाएं कंधे पर बैग लटकाया और दाहिने हाथ से ट्रॉली का हैंडल समेटते हुए उसे उठा लिया। ट्रेन पर काफ़ी भीड़ थी। ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के उतर जाने के बाद राजू अपना बर्थ खोज कर बैठ गया। बर्थ पर बैठते ही उसे रीढ़ में दर्द हुआ और वह चीख गया। बगल के एक यात्री ने उसे सॉरी कहा। राजू कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका दर्द अभी भी था। राजू समझ नहीं पाया कि उसकी रीढ़ में अचानक दर्द कैसे हो गया। कल तो उसने अपने कॉलेज में कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया था, तब तो उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। हो न हो गाड़ी में चढ़ने में ही उसे चोट लगी हो और उसे उस समय पता नहीं चला। राजू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पिताजी एक साधारण किसान थे। दादाजी के पेंशन से ही घर का खर्चा चलता था। दादाजी किसी कार्यालय में उच्चाधिकारी थे। राजू से बड़ी बहन शोभना थी, जो अभी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर पुणे में प्रैक्टिस कर रही थी। शोभना की पढ़ाई और शादी में काफ़ी पैसे खर्च हुए, जिसकी भरपाई खेत बेचकर की गई थी। राजू बहुत मेहनती लड़का था। वह आत्मविश्वास से लबरेज भी था। स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई में कभी वह फेल नहीं किया था। हमेशा क्लास में टॉप 10 में ही रहता था। उसकी सहभागिता स्कूल कॉलेज के हर कंपटीशन में रहती थी। अभी वह बीपीएससी परीक्षा का पीटी भी निकाल चुका था। आज वह अपनी दीदी शोभना के पास कुछ काम से पटना से पुणे जा रहा था। रात के 9 बज चुके थे। लोग अपना अपना भोजन कर रहे थे। खाना खाकर जब राजू सोना चाह रहा था तो उसे लेटने में काफ़ी दर्द होने लगा। लेटते समय फिर उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। बगल वाले बर्थ पर लेटे एक आदमी ने उसे सहारा देकर लिटा दिया। राजू को तो चिंता हो रही थी कि अचानक इतना तेज दर्द कैसे हो गया। रात भर वह करवटें बदलता रहा, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ था। राजू की इच्छा हुई कि वह अपने घर वालों को यह बतला दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने मोबाइल बंद करके रख दिया। जैसे ही ट्रेन पुणे पहुंचने वाली थी, यात्रीगण अपना सामान समेटने लगे थे, लेकिन राजू को उठने में दिक्कत हो रही थी। वह कुछ सोच ही रहा था कि उसकी दीदी शोभना का फोन आ गया। हेलो दीदी। हाँ राजू, तुम्हें स्टेशन पर ही रुकना, हम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। राजू यह सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन तुरंत उसने इधर से जवाब दिया कि दीदी, तू कोच नंबर 8 के बर्थ नंबर 51 के पास आ जाना। हाँ हाँ राजू, हम लोग प्लेटफॉर्म पर आ गए। राजू को दर्द से कराहते देखकर शोभना ने आश्चर्य से पूछा, तू ऐसे क्यों कराह रहा है? क्या हुआ? कैसे हुआ? प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए शोभना और उसके पति ने सहारा देकर उसे ट्रेन से उतारा। फिर पति पत्नी दोनों एम्बुलेंस बुलाकर उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर चले गए। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार राजू के बैकबोन और छाती के बीच में ट्यूमर था। शोभना और उसके पति रिपोर्ट देखकर विस्मित थे। डॉक्टर ने सलाह दी कि इसे ऑपरेट करके निकाला जा सकता है, फिर पेशेंट की परेशानी खत्म हो जाएगी। राजू ने यह खबर घर पर देने के लिए शोभना दीदी को कहा, लेकिन शोभना तो घर की आर्थिक परेशानी को समझती थी, इसलिए उसने खबर देना उचित नहीं समझा। ऑपरेशन के पहले गार्जियन का साइन करने की बात पर शोभना के पति ने राय दी कि माँ पिताजी को पटना से बुला लो। शोभना को यह बात सही लगी और उसने माँ पिताजी को फ्लाइट से बुला लिया। राजू की माँ इस खबर से आहत थी। वह बार बार अपनी बेटी से पूछती थी, शोभना, मेरा राजू ठीक हो जाएगा ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम लोग हैं ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है।
शोभना की बातों से माँ को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन वह अभी भी उदास थी। जब से यह खबर सुनी थी उसने कुछ खाया पिया नहीं था। इधर राजू के पिता के साइन करने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में उसके ट्यूमर को ऑपरेट करके निकाल दिया। अब राजू स्वस्थ हो जाएगा, डॉक्टर ने परिवार वालों को आश्वासन देते हुए कहा। धीरे धीरे राजू को रीढ़ का दर्द कम महसूस होने लगा। डॉक्टर ने भी कुछ दिनों तक बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। राजू अब चुपचाप बेड पर लेटा रहता। डॉक्टर और नर्स आते और उसकी तबीयत के बारे में पूछते, लेकिन राजू को ऐसा लग रहा था कि उसके कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो रहा है। पूछने पर डॉक्टर ने कहा कि अभी लेटे लेटे ऐसा लग रहा है, फिर चलने फिरने से ठीक हो जाएगा। 10 दिनों के बाद जब राजू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने उसे व्हील चेयर लेने की सलाह दी। राजू अपने बारे में ऐसा सोचकर हैरान हो रहा था। आखिर मेरे कमर के नीचे का भाग शून्य कैसे हो गया? शोभना को भी समझ में नहीं आ रहा था। ट्यूमर अगर रीढ़ के पीछे था तो कमर के नीचे का भाग कैसे अफेक्टेड हो गया? बार बार डॉक्टर से पूछने पर डॉक्टर ने जवाब दिया कि आपको हमने बचा लिया, यह कम बात नहीं है, आपको तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए था। परिवार वालों को गहरा सदमा पहुंचा। घर का इकलौता बेटा जो इतना होनहार था अब तो अपंग हो गया। भगवान का हमने क्या बिगाड़ा था जो मेरी आंखों के सामने ही चलता फिरता लाड़ला अपाहिज हो गया, कहकर माँ की आंखों के आंसू सूख नहीं रहे थे। लेकिन राजू के पिता ने अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाया। शोभना भी असमंजस में डूब उतरा रही थी। कुछ दिनों के बाद राजू के पिता अपनी पत्नी और बेटे के साथ पटना लौट आए। राजू ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने माँ पिता को दिलासा दिलाया कि मैं चल फिर नहीं सकता, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैंने जीवन के सारे दांव हार चुके, मुझ पर भरोसा रखिए। फिर उसने हिम्मत जुटाकर पढ़ना आरंभ किया। राजू बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी पूरे मनोयोग से कर रहा था। पीटी निकल जाने के बाद उसकी उम्मीदें बढ़ गई थीं। मन में फिर से उत्साह और उमंगे हिलोरे लेने लगे थे, लेकिन वह बीपीएससी नहीं निकाल सका। घर में उदासी छा गई। दादाजी भी आस लगाए थे, लेकिन राजू हिम्मत नहीं हारा। शोभना बराबर अपने भाई का हाल समाचार लेती रहती थी। राजू की इस हालत के लिए वह डॉक्टर को ही जिम्मेवार मानती थी। इस घटना को लेकर वह इधर उधर के डॉक्टरों से पूछती रहती थी। जितने लोग उतने तरह की बातें होती। कोई कहता कि डॉक्टर से ही गलती हो गई होगी, वह इसे छुपा रहा है। कोई कहता कि हो सकता है ट्यूमर से नस प्रभावित हो गया हो। लेकिन शोभना को लगता कि एक दिन पहले मेरा भाई उछल कूद रहा था और ऑपरेशन होते ही अपंग कैसे हो गया। खुद डॉक्टर होने के कारण इस केस को भली भांति समझना चाहती थी, लेकिन वह तो स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। पूरी बॉडी के हर भाग का ज्ञान तो उसे नहीं था। यह सोचकर वह चुप हो जाती। इधर राजू पहले से दूना उत्साह से जीवन को संवारने में लगा हुआ था। आईएएस की परीक्षा की तैयारी वह पूरे मन से कर रहा था। अब उसका ध्यान अपंगता पर बिल्कुल ही नहीं था। इसे उसने जीवन की एक घटना मान लिया था। उसने प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफेंस के बारे में पढ़ा था कि उनका पूरा शरीर शिथिल हो गया था। ब्रेन छोड़कर शरीर के सारे ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया था। टैबलेट के बल पर जिंदा थे और ब्लैक होल का आविष्कार कर दिया। इन बातों से वह काफ़ी प्रभावित था और सचमुच राजू ने वो करके दिखा दिया जो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी कठिन होता है। अब वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में था। घर में खुशियां छा गईं। माता पिता का नाम रोशन कर दिया। इधर शोभना की प्रैक्टिस खूब अच्छी चल रही थी। पुणे में वह सबसे अच्छी डॉक्टर मानी जाती थी। दूर दूर से लोग उसके पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे। वह घर से ज़्यादा अपने पेशेंट पर ध्यान देती थी। लोक सेवा उसके जीवन की प्राथमिकता थी। एक दिन उसके पास एक ऐसे दंपत्ति आए जिन्हें शोभना के ट्रीटमेंट से शादी के 8 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। वे शोभना से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पेशेंट की इतनी भीड़ थी कि उन्हें काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा। इसी बीच समय देखकर कंपाउंडर ने उन्हें डॉक्टर शोभना से मिला दिया।
बातों ही बातों में पता चला कि वह आदमी डॉक्टर छाबड़ा का कंपाउंडर था। वह राजू के रीढ़ वाला ऑपरेशन में हेल्प कर रहा था। वह कहे जा रहा था कि डॉक्टर भगवान होते हैं, संजीदगी से किसी की जिंदगी संवार देते हैं और लापरवाही से किसी की जिंदगी बिगाड़ देते हैं। शोभना को उसकी बातों में रुचि हो गई। उसने पूछा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी आँखों के सामने डॉक्टर छाबड़ा ने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया था। पेशेंट की रीढ़ के पीछे एक ट्यूमर था जिसे ऑपरेट करके निकालना था। डॉक्टर छाबड़ा के साथ ऑपरेशन में डॉक्टर रस्तोगी भी थे। डॉक्टर रस्तोगी यह कह रहे थे कि इस ऑपरेशन में एक न्यूरो सर्जन का रहना आवश्यक है, लेकिन डॉक्टर छाबड़ा ने उनकी एक न सुनी और हो गया गड़बड़। पेशेंट की रीढ़ का नस कट गया, जिससे उसके कमर के नीचे वाला भाग सुन्न हो गया और वह अपाहिज हो गया। डॉक्टर शोभना उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर गए। वह गंभीर हो गई और अपनी कुर्सी पर सिर टिकाकर आंखें बंद करके रोने लगी। उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहिबा क्यों रोने लगी। तो दोस्तों, है ना कहानी इंटरेस्टिंग? धन्यवाद। कहानी समाप्त हुई।